अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक दफ़ा हमारे साथ हसन है। थैंक यू हसन। आज हम हसन से बात करेंगे जो हमारा पिछला रह गया था टॉपिक, कि आप एक दफ़ा जर्मनी पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी जॉब लेने में। थैंक यू हसन। हसन बताइएगा कि आप जर्मनी में आ गए तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आपको कौन-कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा पहले, और फिर आपने क्या सीखा? आप अगर शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो आप जर्मनी पहुंचने के बाद व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स, सम स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक, तो प्लीज सर जर्मनी पहुंचने से पहले तो हमारा ये इशू होता है कि हमने जब पाकिस्तान से हम कोई होटल वगैरह बुक करते हैं, जैसे लास्ट मीटिंग में मैंने डिस्क्राइब किया था सब कुछ, तो हमें वहाँ अराइव करना पड़ता है। उसके बाद हमारा जो सबसे पहला इशू होता है, हमारी जो ब्लॉग अकाउंट अमाउंट होती है उसका होता है, क्योंकि जब जर्मनी हम अराइव करते हैं तो हमें अमाउंट अपनी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एज अ पॉकेट हम इतनी ज़्यादा अमाउंट ला नहीं सकते हम अपने साथ। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पे सिटी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, जो इम्पॉर्टेंट है जर्मनी। तो उसके लिए हमारे पास विद इन 2 वीक्स टाइम होता है। विद इन 2 वीक्स आप जिस सिटी में जब अराइव करते हो तो आपको उधर सिटी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। बेसिकली उसका ये प्रोसेस है कि सही है। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है, फितराग लेना पड़ता है इन जर्मन। तो वो फितराग और कॉन्ट्रैक्ट और साइन फ्रॉम द ऑनर ऑफ द हाउस और द होटल जहां आप स्टे कर रहे हैं, वो आप लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे जो हमारे राउट हाउस हैं, हर सिटी हर विलेज का अपना एक राउट हाउस होता है, बिल्कुल जिसे बिल्कुल। हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कहते हैं, सिटी और विलेज का। तो वहाँ आपको फितराक और अपना एक साइन लेटर लेके जाना पड़ता है हम्म, अपने लैंडलॉर्ड से। तो वहाँ पे आपको फिर एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म फिल करते हैं तो अब आपको वो अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट, वो साइन लेटर फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, वो आपको हम्म, सबमिट करना पड़ता है, तो आपकी वहाँ सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो ठीक है। जैसे सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है, क्योंकि आपको जब आप यहाँ पे लोकल बैंक के लिए, जैसे कि डॉयचे बैंक है, डॉयचे बैंक में आप जब अपना करंट अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, जहाँ जहाँ से आपकी ब्लॉक अमाउंट ट्रांसफर होगी उस अकाउंट में, तो हम्म, उसके लिए आपको टैक्स नंबर भी चाहिए होता है। क्योंकि जर्मनी में जब कोई बंदा भी सिटी रजिस्ट्रेशन करता है तो ऑटोमेटिकली फाइनेंस आर्म वाले, ऑफिस का नाम है फाइनेंस आर्म, तो वो आपका टैक्स नंबर जनरेट कर देते हैं। तो वो आपको ठीक है। खुद भी लेटर के थ्रू आपके एड्रेस पे भेज देते हैं, जिस एड्रेस पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाई होती है सिटी में, या आप खुद भी फाइनेंस ऑफिस में जाके वो नंबर गेट कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेप ये है कि सिटी रजिस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट होगी, नेक्स्ट स्टेप हम जाएंगे बैंक की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने देखा है, ब्लॉक अकाउंट के लिए जो करंट अकाउंट ओपन इजिली कर देते हैं वो डॉइचे बैंक वाले हैं। तो हम्म, जब डॉइचे बैंक आप जाते हैं तो आपको साथ अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन, अपना पासपोर्ट और अपने टैक्स आईडी लेके जाना पड़ता है टू ओपन द करंट अकाउंट। तो जैसे ठीक डॉइचे है। बैंक वाले आपका वो करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, देन फिर आपको अपने जहाँ भी, फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने फिनटेबा में अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाया था, तो मैंने अपना जो करंट बैंक अकाउंट का ईबान नंबर होता है, हम्म, वो मैंने अपने फिनटेबा वालों को दिया। वहाँ उन्होंने प्रॉपर वेरिफिकेशन की कि ये बंदे का अकाउंट ही है करंट, तो ये यूज कर रहा है। तो फिर मेरे वहाँ फर्स्ट कुछ डेज में वेरिफिकेशन के बाद हमारी फर्स्ट जो होती है ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट, वो हमारे करंट डॉइचे बैंक में अराइव हो जाती है, देन हम इजीली यूज कर सकते हैं। यानी उसके यानी बाद कि आपको आपको यहाँ आने के बाद अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक है। अगर आपके पास कुछ पैसे नहीं है तो पहला जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते और अपना यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं खुलवाते, तो आपने जो पैसे ब्लॉक किए हुए हैं वो आपके अकाउंट में नहीं आ सकते। नहीं, वो हमारे अकाउंट में कभी नहीं आ सकते। तो इसलिए मेरा यही एडवाइस करूँगा, आते हुए अपने साथ कुछ 500 यूरोज अपने साथ कैश ले आएं, वो लाने देते हैं, वो कोई इशू नहीं होता। 5 to 900 1000 यूरोज बंदा कैश ले आए अपने साथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ इश्यूज हो जाते हैं बैंक अकाउंट से रिलेटेड, यहाँ ओपन नहीं करते। हर बैंक ब्रांच में अपनी कुछ पॉलिसीज भी होती हैं, तो वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। जो मैंने, मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैंने यहाँ के दूसरे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को नोट किया है, लर्न किया है, हम्म, तो सही हुआ है कि मेरा यही है कि आप लोग हमेशा अपने साथ 5 to 9 thousand यूरोज कैश लेकर आएं, जो आपको एकदम मुश्किल टाइम में जरूरत पड़ सकता है। क्योंकि जब ठीक आप है। इधर होटल में आते हैं, आपको होटल में बाहर से आपको जो खाना, फूड और आपकी ग्रोसरीज, जो आपको कुछ चीज़ें बाय करनी पड़ती हैं, फॉर एग्जांपल फॉर द लिविंग ऑफ अ लाइफ, तो उसके लिए आपको लाजमी ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि हमें ये आइडिया नहीं होता बैंक कितने दिनों में अकाउंट ओपन करेगा, और फिनटबा या दूसरे जो थर्ड पार्टीज कंपनीज हैं, वो कितने दिनों में हमारा अकाउंट वेरीफाई करके हमारी अमाउंट हमें ट्रांसफर करती है। ठीक हो गया। चलें, ये तो ज़बरदस्त हो गया कि आप आए जर्मनी में, ये चीज़ें आपकी अगर सेटल हो जाती हैं तो आपने ज़ाहिर है जॉब अप्लाई करने की तरफ जाना है। तो इस हवाले से क्या रिकमेंड करेंगे कि आप
आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हों, सीवी कैसे बनी हो, आप जॉब कैसे सर्च करेंगे, वो बात हमने की है। आप जॉब सर्च कर लिया आपने, आपने अप्लाई करना है किसी कंपनी में, तो क्या रिकमेंड करेंगे कि कहाँ से शुरू करें? बेसिकली सर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अपनी सीवी प्रोफेशनल जितनी हम बना सकते हैं प्रॉपर वे में प्रोफेशनल बनाएं, और जो आपके स्किल्स से रिलेटेड आपके जॉब टाइटल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे ASP डॉट नेट डेवलपर हूँ या डॉट नेट टेक्नोलॉजीज डेवलपर पे काम करता हूँ डेवलपिंग में, तो आपको हमेशा अपनी सीवी में लाजमी वो स्किल जो हमारे जॉब टाइटल होते हैं, जॉब कीवर्ड्स होते हैं, वो आपको अपनी सीवी में यूज करने चाहिए अपनी सही है, एक्सपीरियंस में। बिल्कुल। क्योंकि कुछ कंपनीज के जो ऐसे एल्गोरिदम होते हैं जो जब हम सीवी जहाँ पे अपलोड करते हैं तो उन जॉब टाइटल्स की सर्च पे आपको सीवी प्रॉपर आपकी स्ट्रॉन्ग सीवी शो करवाती है उनके पोर्टल्स में। अच्छा, गुड। दूसरा हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है वो हमारे पास होता है कवर लेटर, ठीक है, जिसे हम एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं टुवर्ड्स टू द कंपनी जहां हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मैंने जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, जो बैड एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने लर्न किया वो यही था कि हम अपनी सीवी और अपना एक ही कवर लेटर हम नॉर्मल बनाते हैं, वो हमारे किसी को हर जॉब के लिए एक ही कवर लेटर और एक ही सीवी हम फॉरवर्ड करते रहते हैं, जो बहुत जो बेस्ट वे नहीं है। बेस्ट वे हमेशा यही है कि अगर आप अपनी एक ही सीवी प्रॉपर प्रोफेशनल बनाते हो, लेकिन आप अपना कवर लेटर हर जॉब की डिस्क्रिप्शन और हर कंपनी की जब आप अप्लाई करते हो जिस कंपनी में उस जॉब जिस पोजीशन के लिए, आप अपना कवर लेटर उस पोजीशन के लिए दोबारा वो बनाओ। बेसिकली वो एक एप्लीकेशन लेटर होता है। तो अगर आप ये भी एक जो बेनिफिट और एक बेस्ट वे है कि आप अगर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नीचे HR का नाम लिखा हुआ है तो आप उस HR का नाम भी उसमें यूज कर सकते हैं कि मैं ये जो मेरा जो कवर लेटर है या जो ये एप्लीकेशन है ये मैं इस HR को लिख रहा हूँ इस एड्रेस कंपनी। एड्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, एड्रेस कर सकते हैं जो प्रॉपर बेस्ट वे और अट्रैक्टिव वे है। जो जो मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने जो चीज लर्न की है कि आपको इजीली आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और कंपनी आप कंपनीज को अट्रैक्ट करते हैं इन चीजों के लिए कि जब आप प्रॉपर जो एक कवर लेटर है उसके लिए कस्टमाइज कर रहे हैं उस कंपनी के लिए जिधर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं। तो अच्छा हसन, बेसिकली बेस्ट वे मैं यही अपना है। एक्सपीरियंस भी आपके साथ, सॉरी टू कट यू, मैं अपना एक्सपीरियंस भी इसके साथ शामिल करूंगा कि मैंने देखा है कि यहाँ पे जो जॉब आती है उसके आगे एक जॉब नंबर लिखा होता है। तो बिल्कुल अगर अगर आप अपना जो कवर लेटर है उसका सब्जेक्ट लिखते हैं और उसमें कहीं ना कहीं आपको लिखना पड़ता है कि आप कौन से जॉब नंबर के अगेंस्ट अप्लाई करते हैं, तो वो फिर आपका बड़ा इफेक्टिव होता है कि जॉब जब वो आपकी एप्लीकेशन देखते हैं उन्हें पता होता है कि इस बंदे ने फलां जॉब के लिए अप्लाई किया और इसने पढ़ी है जॉब पहले। बिल्कुल। बेसिकली हमारी जो बॉडी कवर लेटर की बॉडी होती है जिसमें हम प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें हम ये लिख रहे हैं कि हम इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये जॉब टाइटल है और आगे जो आपका एक्सपीरियंस है जो जॉब नंबर है, जब हम वो भी मेंशन करते हैं तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव थिंग है HR के लिए कि अपनी सीवी को किस तरह अट्रैक्ट करवाना है उनके आगे। और वो क्योंकि जब आप विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन विदाउट एनी मेंशन HR नेम और कंपनी नेम आप एक ही कवर लेटर हर कंपनी को भेजते हैं तो वो कंपनी कंसिडर नहीं करती उस एप्लीकेशन को। सही है, तो बिल्कुल सही है। जी अच्छा, तो ये हो गया। आप मैं ये चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई सैंपल है जो प्रोफेशनल सीवी का जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे, ताकि हम वीडियो में लिंक में वो भी दे दें, ताकि देखने वालों को आसानी हो कि या वो पढ़ लें या देख लें उस सैंपल को और शायद उस तरह की सीवी तैयार कर लें जो जी हेल्पफुल हो। सर जी बिल्कुल डेफिनेटली मैं अपनी CV प्रोफेशनल आपके साथ शेयर कर दूंगा और साथ प्रोफेशनल फॉर्मेट पूरा भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। जो हम बाद में वीडियो में लिंक दे देंगे उस फॉर्मेट ऑप्शन का कि किस तरह प्रोफेशनल वेट में पॉइंट टू पॉइंट बेसिकली जो CV होती है हमें हमें पॉइंट टू पॉइंट हमें अपनी जो एक्सपीरियंस होता है वो लिखना चाहिए। कोई हमें एक्स्ट्रा थिंग्स नहीं CV में मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा थिंग्स डालने में लग जाते हैं तो वो CV एक से दो से तीन चार पेज उसके कुछ लोग बना लेते हैं जो बेस्ट नहीं है। ठीक है। तो मेरा जो ये एक्सपीरियंस है कि CV मिनिमम मिनिमम 2 पेजेस की होनी चाहिए और वन पेज की भी हो तो मोस्ट बेनिफिट है, क्योंकि बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट अगर कोई एक्सपीरियंस लिखी हो, कोई चीज लिखी हो, टेक्निकल स्किल्स पॉइंट टू पॉइंट लिखा हो तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है हम्म। कंपनीज को। अच्छा, तो हसन, सीवी हो गया, दैट्स गुड। यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी जॉब लेने में? कोई कोई ऐसे हेल्पिंग हैंड्स जैसे अरबाइट्सअगंतूर है, वहाँ पे आप कौन सी चीजें जमा करवाते हैं तो वो आपकी हेल्प करते हैं? नंबर एक। और नंबर दो, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने पहली सीवी ड्रॉप की तो आपको कॉल आ गई क्या?
नो सर, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि मुझे तो एक दिन में 30 रिजेक्शंस भी आती रही हैं डिफरेंट बेसिस पे। तो बेसिकली मैंने ये एक किया कि मेरी जितनी भी रिजेक्शन आती थी मैं उस प्रॉपर रिजेक्शन को पढ़ता रहूं और उसमें वो चीज़ नोट करता रहूं कि किस बेस पे रिजेक्शन आई है। ठीक है। क्योंकि जब मैं नेक्स्ट टाइम उस जॉब के लिए किसी और कंपनी में उस जॉब के लिए अप्लाई उस पोजीशन के लिए अप्लाई करूं तो मुझे इस बेस पे रिजेक्शन ना आए कम अज कम। गुड, तो यानी आपने मैक्सिमम जो इसी का। रिजेक्शन, जी जो मैक्सिमम मुझे रिजेक्शन आती रही है वो तो चले लैंग्वेज बेस पे आती रही, जो कुछ रिजेक्शन जो किसी और बेस पे या सीवी फॉर्मेट की बेस पे या कुछ और वजह की वजह कुछ टेक्निकल। और इश्यूज की वजह से मुझे रिजेक्शन आती रही है। मैंने उस इश्यू को रिजॉल्व किया, मैंने डे बाय डे अपनी रिजेक्शन की बेस पे अपनी सीवी को और प्रोफेशनल किया और स्ट्रॉन्ग किया कि किस पॉइंट पे मेरी सीवी जस्ट रीड हो रही है, किस पॉइंट पे मुझे रिजेक्शन आ रही हैं, कि मैं इस पोजीशन की एलिजिबल क्यों नहीं हो रहा, ये पोजीशन मेरी स्किल बेस की पोजीशन है। तो मैं उस चीज को नोट करके मैं अपनी सीवी को डे बाय डे इम्प्रूव करता रहा हूँ रिजेक्शन के बेस पे। तो मेरी सीवी और स्ट्रांग होती रही और मेरा यही है कि अगर आप अपनी रिजेक्शन की बेस पे अपनी सीवी को डेली डेली इम्प्रूवमेंट करते हैं या आप जब इंटरव्यूज देते हैं तो बेसिकली हम बेस्ट इंटरव्यू जो हमारी प्रिपरेशन होती है इंटरव्यू के लिए, वो हम जो इंटरव्यूज देते हैं उधर से हम ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं फॉर नेक्स्ट इंटरव्यू। तो गुड। उसी तरह सीवी का भी है कि जितनी भी रिजेक्शन आती हैं आप उस रिजेक्शन की बेस पे अपनी सीवी को और स्ट्रांग कर सकते हो। तो और इंटरव्यू का दूसरा आप जो बताएं दूसरा कि को इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा है, यानी कैसे आप इंटरव्यू बेहतर तैयार कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर तैयार कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। बेसिकली जो जर्मनी का इंटरव्यू का प्रोसेस है जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि आपका फर्स्ट होता है जस्ट स्मॉल इंटरव्यू फोन कॉल फॉर द इंट्रोडक्शन, हम्म। जिसमें आप सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और आप उस बेसिकली जो मेरा एक और मैं चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जो चीज़ हम्म। मैंने लर्न की है ड्यूरिंग माय एप्लीकेशन प्रोसेस, कि आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो हम्म। आप अपने पास वो चीज़ नोट करते रहो एक अलग हम्म। डॉक्यूमेंट में कि मैंने आज इस कंपनी में इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया। तो आप बेसिकली थोड़ा सा उस कंपनी के डिस्क्रिप्शन भी पढ़ के वो भी अपने साथ उधर डॉक्यूमेंट में आप नोट कर लो। हम्म। ठीक है, जब आपको बेहतर है। कॉल आती है फर्स्ट इंटरव्यू कॉल आती है तो वो आपसे पूछते हैं कि वाई यू आर इंटरेस्टेड इन आवर कंपनी। तो वो बेस्ट वे होता है कि जब आपके पास वो चीज़ नोट होगी और आपसे आपको वो पूछेगी कि आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, कि अगर हम ढेर सारी वैसी सीवी अप्लाई करते रहते हमें याद नहीं रहता इस कंपनी में भी अप्लाई किया, इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। जब इंटरव्यू कॉल आती है तो ये बहुत नेगेटिव जाता है कि जब हम उनसे खुद पूछते हैं जी आप किस कंपनी से हैं, आपने किस पोजीशन, मैंने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था आपकी कंपनी में, तो ये बहुत बहुत नेगेटिव पॉइंट जाता है एग्जैक्टली, फॉर ये द तो फर्स्ट बिल्कुल वही फर्स्ट बात है कि इंटरव्यू। ये तो वही बात है कि आपने अप्लाई तो कर दिया है लेकिन आपको ये नहीं पता, फोन आया जी कौन बात कर रहे हैं, कौन सी कंपनी, और जी बिल्कुल तो ये तो वाकई अच्छा इंप्रेशन नहीं बिल्कुल, है। बेसिकली यही है कि आप हमेशा नोट करें हर कंपनी का, बेशक कम कंपनी में अप्लाई करें, अपनी हम्म। प्रॉपर उस जॉब की डिस्क्रिप्शन रीड करके प्रॉपर वे में, तब हम्म। आप ये समझते हैं कि आप हाँ इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप उस कंपनी में अप्लाई करें, फिर उसकी डेट नोट करें, इस दिन अप्लाई किया था, इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था और ये कंपनी इस डोमेन पे काम करती है। तो बेसिकली जब आप ये चीज अगलों अगलों के साथ जब इंट्रोडक्शन में फर्स्ट फोन कॉल इंटरव्यू में शेयर करते हैं तो ये काफी अट्रैक्टिव वे है और बड़े पॉजिटिव इमेज जाता है आपका टुवर्ड्स द फर्स्ट इंटरव्यू। और बेसिकली जो सेकंड इंटरव्यू होता है वो आपका होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपका होता है टेक्निकल इंटरव्यू होता है, जिसमें ओके। आपके स्किल बेस पे आपके क्वेश्चन किए जाते हैं प्रॉपर में। या तो सेकंड स्टेप दो वे में होता है, या आपको फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में आपको स्किल टेस्ट सेंड कर दिया जाता है कि हम हम्म। आपको एक स्किल टेस्ट सेंड करते हैं आपकी स्किल की बेस पे। अच्छा, वो तो रिटर्न वो होता है या कैसे आपने देना प्रोग्राम जी होता है? जी आईटी के फॉर डेवलपर्स ये हमारे पास होता है, बेसिकली हमें एक स्किल प्रॉपर टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन हम्म। प्रोग्राम्स होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं जो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं सेकंड स्टेप में, और ये थर्ड स्टेप में भी होता है। फिर थर्ड स्टेप में फर्स्ट सेकंड स्टेप में अगर आप स्किल टेस्ट कर लेते हैं तो थर्ड हम्म। स्टेप में आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है टेक्निकल मैनेजर के साथ। तो आपको फिर वो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने जो टेस्ट परफॉर्म किया किस बेस पे किया, बेसिकली वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपने स्किल बेस्ड जो टेस्ट था ये आपने खुद परफॉर्म किया या आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया या किसी की हेल्प ली है। सही तो है। बेसिकली ये टेक्निकल इंटरव्यू होता है। उसके बाद फिर इंटरव्यू मिनिमम 4 to 5 स्टेप्स होते ही हैं जर्मनी में हर हम्म। इंटरव्यू के लिए। तो हमें फुल प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है इंटरव्यू के लिए यहाँ पे। ठीक और हो जो गया। और जी और जो आपका सेकंड क्वेश्चन था बाइट एजेंट टूर या किस वे में कोई आपकी इधर हेल्प करता है या कंसल्ट करता है, तो जी बिल्कुल, जैसे मैंने हम्म। लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे काफ़ी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं
जब आप जर्मनी में आ जाते हैं तो ये बहुत बेनिफिट होता है कि क्योंकि जब आपका जर्मनी का एड्रेस होता है तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपको ज्यादा प्रेफर करती हैं क्योंकि आप सही। इस वक्त जर्मनी में होते हैं। तो हम्म। आपको इजीली वो अपने ऑफिस में बुला के इंटरव्यू ले लेते हैं, आपका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होती है वो आपकी प्रॉपर प्रोफाइल तैयार करती है आपका इंटरव्यू लेके, हम्म। और फिर वो प्रोफाइल आगे आप अपने वो क्लाइंट्स को सेंड करती हैं, डिफरेंट कंपनीज को सेंड करती हैं जिन्हें कुछ पोजीशन के लिए स्किल्स वर्कर्स की जरूरत होती है तो उनके साथ शेयर करते हैं। और जैसे कंपनीज को आपकी प्रोफाइल अट्रैक्ट करती है तो कंपनीज आपको डेफिनेटली कॉल करती हैं, या तो आपको रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू इंटरव्यूज की कॉल आती है, आपको डायरेक्ट कंपनी भी आपको अप्रोच करती है। और जो ठीक। बेस्ट वे है यहाँ पे, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक पोर्टल बताया था honeypot.io का, वो हम्म। बेस्ट पोर्टल है। यहाँ पे आप जब आप जर्मनी में आ जाते हैं तो आपको मेरा यही है कि आप फर्स्ट उस पोर्टल में आप अपनी प्रोफाइल डेवलप करो प्रॉपर प्रोफेशनल वे में, हम्म। एंड देन आप उसके उन्हें इंटरव्यू दो और वो प्रोसेस करो। और यहाँ पे जर्मनी में एक बेस्ट थिंग ये है कि हर जर्मनी की सिटी का एक अर्बाइट एजेंट टूर है, एक ऑफिस है हम्म। जो आपकी हेल्प करते हैं आपकी जॉब फाइंड करने के लिए। और इनकी वेबसाइट भी है jobbeurze.arbeitsagentur.de, ये भी लिंक हम शेयर कर ओके। देंगे वीडियो में, आप शेयर कर दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। बेसिकली आप इधर भी अपनी प्रोफाइल एक प्रॉपर डेवलप करते हैं, बनाते हैं, हम्म। और फिर आपको सिटी में ही आपके लिए एक जो इनके एम्प्लॉयज होते हैं या एजेंट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, जो कंसल्टेंट कह सकते हैं, जो आपकी प्रोफाइल को डेवलप प्रॉपर करते हैं। अगर उसमें कोई इश्यूज हो वो आपकी हेल्प करते हैं आपकी प्रोफाइल अच्छा। डेवलप करने में भी, और उसके बाद वो दैट्स नाइस। आपके लिए जॉब फाइंड करते हैं डिफरेंट कंपनीज में। जो कंपनी जॉब ब्यूरो अर्बाइट एजेंटूर को रिक्वेस्ट करती है कि हमें इस फील्ड के बंदे चाहिए, तो वो बेसिकली कंसल्टेंट जो होते हैं वो कंसल्ट करवाते हैं आपको कंपनीज के साथ, और वो प्रॉपर इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं प्रॉपर वे में जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलने तक, और आपको यहाँ पे वीजा जॉब अलाउ होने तक आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपके साथ होते हैं, आपको गाइड करते हैं प्रॉपर वे में। दैट्स गुड। जो मेरे ख्याल में बेस्ट थिंग है जर्मनी में। ये मेरे ख्याल में कि कहीं और ऐसा नहीं होगा कि आपको आपको गवर्नमेंट लेवल पे एक ऑफिस सपोर्ट कर रहा है आपकी जॉब आपको सर्च करने में। मेरे ख्याल में ये बहुत जी अच्छी बिल्कुल। बात है और ये बड़ी सीखने की बात है। सिर्फ ये बता दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अर्बाइट एजेंटूर को देंगे तो वो आपके लिए जॉब सर्च करेंगे या आपकी प्रोफाइल इंप्रूव करने में आपकी मदद करते हैं। नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो बेसिकली नहीं, आप उनकी पोर्टल में जाते हैं, वहाँ आप अच्छा। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपनी ठीक। प्रोफाइल की रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपनी प्रोफाइल बताते हैं, वहाँ अपनी प्रोफाइल प्रॉपर बनाते हैं आप प्रोफेशनल वे में। जैसे हम डिफरेंट पोर्टल्स में अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, स्टेप स्टोन हो गए जो लास्ट टाइम हमने शेयर की थी, मॉन्स्टर हो गया, तो उसी तरह भी आप जॉब ब्यूरो में भी जाते हैं, यहाँ भी अपनी प्रोफाइल खुद बनाते हैं आप प्रॉपर वे में। तो ठीक फिर है। ऑटोमेटिकली एजेंट वहाँ का जो होता है, उस जो फॉर एग्जांपल कुछ एजेंट होते हैं जो आईटी जॉब्स को देख रहे होते हैं, उसमें से सही है। कोई कंसल्टेंट आपको कंसल्ट करते हैं, आपसे आपको कॉल करते हैं, आप ईमेल के थ्रू आपको प्रॉपर अप्रोच करते हैं और प्रॉपर आपको गाइड करते हैं। तो बेसिकली आपको अपनी सीवी अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे, और साथ अपना कवर लेटर आप अपलोड कर सकते हैं। और ठीक है। इसकी एक ये भी बात है, आप कुछ जॉब ब्यूरो के ऊपर आप जॉब पोर्टल भी है, वहाँ पे जॉब्स आई भी होती हैं, आप वहाँ पे जैसे आप दूसरे पोर्टल्स हैं stepstone.de.indeed, हम्म। इसी तरह के जॉब ब्यूरो भी पोर्टल है, आप इधर से भी पोर्टल से भी डायरेक्ट आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बेसिकली ये होता है कि ये पोर्टल भी आपको स्टेप बाय स्टेप, आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो बड़ा बेनिफिट होता है, आपके ऑटोमेटिकली डेटा भी उठा लेता है, सीवी भी हम्म। जनरेट कर देते हैं आपका, जो डेटा की बेस पे कवर लेटर भी जनरेट कर देता है खुद ही। अगर आपका अपना कवर लेटर नहीं, वहाँ ऑप्शन होते हैं कि आप खुद अपना चूज करना चाहते हैं, यहाँ हमारा पोर्टल जनरेट करे। और फिर उसके बाद वो प्रॉपर जो आप जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया होता है वो जॉब ट्रैक भी हो रही होती है कि अब आप किस स्टेप पे हैं, अच्छा। आप इंटरव्यू स्टेप पे हैं, आप फर्स्ट स्टेप पे हैं, आप टेक्निकल स्टेप में हैं, और जब आपको जॉब मिल जाती है तो वहां पे आपका आ जाता है कि आपने जॉब अचीव भी कर ली, आपको गुड। जॉब मिल गई है। अर्बाइट एजेंटूर में तो फिर वो आपको कहते हैं कि जी आपकी जॉब हो गई है और फिर आपके ज़ाहिर है ब्लू कार्ड और बाकी चीजें शुरू हो जाती हैं। जी, उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाता है। बेसिकली जैसे जॉब मिलती है तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, फितराक जिसे कहते हैं यहाँ पे। हम्म। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो मिल जाता है, लेकिन आपको फिर अपने यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है जॉब के लिए। बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी कंपनी कुछ कंपनीज होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज ने जॉब पे हायर करती हैं, तो वो खुद हेल्प करती हैं प्रॉपर इस प्रोसेस में, जो भी प्रोसेस मैं डिस्कस करूंगा। और कुछ अच्छा। कंपनीज होती हैं वो जो सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, बाकी सारा प्रोसेस आपको खुद करना पड़ता है।
बेसिकली उस प्रोसेस के लिए जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उस प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले स्टोर नंबर तो आपको मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं टैक्स नंबर। टैक्स नंबर तो आपको मिल जाता है फाइनेंस आर्म से जब आप बैंक के लिए अप्लाई करते हैं अकाउंटों के लिए, वो नंबर आपके पास होता है जो बहुत जरूरी है। जो जॉब का नंबर फर्स्ट हो गया जॉब का कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 आपके पास हो गया टैक्स नंबर, नंबर 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको अपनी यहाँ पे इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, फर्जी श्रम जिसे कहते हैं, सही हेल्थ है। इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। तो ये वो इंश्योरेंस जो पहले आपकी थी वो नहीं, बल्कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपको शायद पब्लिक इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। जी, जो पहली होती है वो तो आपकी ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस होती है ना, वो ट्रेवल की होती है। सही है। जब आपको यहाँ पे जॉब गेट करते हैं तो फिर आपको यहाँ की पब्लिक इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, बिल्कुल कंकड़ फर्जी शुम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जैसे मेरी आओखा के साथ हुई हुई है, तो इसी सही है। तरह ये आपको करवानी पड़ती है। टैक्स नंबर आपके पास होता है, कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होता है, ये चीजें लेके आपको फिर जानी पड़ती है आउटस्टैंडर ब्यूरो डे, जो आपका जिसे इमिग्रेशन ऑफिस ऑफिस कहते हैं। यहाँ पे सही हर है। सिटीज का अपना होता है आउटस्टैंडर ब्यूरो डे जिसे कहा जाता है। वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, आप वहाँ जाते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके, अपना टैक्स नंबर लेके, अपना पासपोर्ट लेके और साथ पासपोर्ट वगैरह लेके आप साथ जाते हैं, और साथ हम्म। आपको अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हाउस रजिस्ट्रेशन होते हैं वो भी आपको लेनी पड़ती है। तो फिर आप वहाँ पे जाते हैं तो वो आपको विद इन फ्यू मिनट्स एंड विद इन फ्यू मिनट 15 to 20 मिनट्स वो लगाते हैं, आपके प्रॉपर ले लेते हैं, या आपको उसी वक्त ही वो जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, या आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे देते हैं कि आप इसलिए आए अपना अलाउनेस जिसे कहते हैं, आप आप अलाउ हैं इस कंपनी में जॉब करने के लिए, इस अच्छा। सिटी में जॉब करने के लिए, जैसे वर्क वीजा जिसे हम वर्क वीजा कहते हैं, वर्क वीजा वो अलाट कर देते हैं। कुछ ये बेसिकली आउटस्टैंडर्ड ब्योडेज तक होते हैं हर स्टेट के, हर सिटीज के। कुछ आपका जो करंट पासपोर्ट होता है उस पर आपको वीजा लगा देते हैं। कुछ आउटस्टैंडर्ड ब्योडे होते हैं वो आपको कार्ड्स इशू कर देते हैं। तो कार्ड्स में बेसिकली टाइम लगता है, तो आपको पहले एक पेपर दे देते हैं, तो उस पेपर के बेस पे आप फिर जॉब आप कर सकते हैं कंपनी में रेजिडेंस आप परमिट। अच्छा। अच्छा, ये हसन मुझे आइडिया नहीं था कि क्या क्या उनसे इजाजत लेनी पड़ती है। वैसे तो फरतराग आपको मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं, जी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया तो इसका मतलब ये है कि आप तो जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या ये आउटलैंडर्स बेहोडे में वो आपको इजाजत देते हैं तो फिर आप जॉब कर सकते हैं, या वहां पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जमा करवाते हैं और कहते हैं कि ठीक है जी ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मेहरबानी करें मेरा वीजा एक्सटेंड कर दें। जी, आपको बेसिकली करना पड़ता है क्योंकि वो 6 मंथ का वीजा होता है, जॉब सीकर वीजा, आपको वीजा चेंज करवाना पड़ता है लाजमी। तो ठीक जब है। आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो वीजा तो आपका 6 मंथ का होगा। हाँ, तो वीजा इसलिए चेंज आपको करना। इसलिए आपको लाजमी जाना है हाउस ब्योटे, और वहां से आपने लेनी है ऑफन हाउस अलाउडनेस होती है जिसे कहते हैं, रेजिडेंस ठीक परमिट है। होता है जो टेम्पररी होता है। तो उस वो बेसिकली जो आपको वो वीजा अलॉट करते हैं वो तो एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे भी करते हैं। ये जॉब जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट पे आपका लिखा हुआ है, अगर ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपका 2 साल का है या 1 साल का है, हम्म। तो वो आपको उतनी 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 रेंज का भी उतनी रेंज का वीजा देंगे उतनी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको 1 साल का वीजा ही मिलेगा, अगर 2 साल हम्म। का है तो 2 साल का मिलेगा। हाँ, अगर आपका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है किसी कंपनी के साथ, हम्म। तो फिर कुछ ब्यूरोज होते हैं जो आपको फर्स्ट 2 इयर्स का वीजा दे देते हैं, कुछ होते हैं जो आपको 4 साल का दे देते हैं। जिन आउटस्टैंडर ब्यूरो में ज्यादा रश होती है वो लोगों को 4 साल का दे देते हैं, कुछ 2 साल का दे देते हैं, या कुछ फर्स्ट 1 साल का दे देते हैं। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 1 साल जब खत्म होने वाला होता है आप दोबारा जाके वही फितराक और अपनी 3 मंथ की सैलरी लेके जब जाते हैं आप, तो आपको वो उसी वक्त एक्सटेंड कर देते हैं नेक्स्ट 2 इयर्स या नेक्स्ट 3 इयर्स या नेक्स्ट 4 इयर्स। तो बेसिकली ये होता है, कार की वो फीस ले लेते हैं अराउंड 93 यूरोस टू 100 यूरोस। ठीक है हसन, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कि ये आपका वीज़ा भी हो गया, थोड़ा सा जॉब के हवाले से बात करूंगा कि प्रोबेशन पीरियड भी यहाँ पे होता है कि जब आप नई जॉब लेते हैं तो वो प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, कितने महीने का होता है, और उसमें आपने कैसे बिहेव करना है कि वंस यू आर हियर ऑन द जॉब सीकर वीज़ा, आपको जॉब मिल जाती है 3 मंथ्स में या विद इन 6 मंथ्स, यू आर लकी इनफ। तो फिर वो आपने कैसे आपका क्या एक्सपीरियंस है कि कंपनी में आपने कैसे पहले 2 महीने 3 महीने या प्रोबेशन पीरियड पूरा करना है ताकि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, क्योंकि डिफरेंस है पाकिस्तान में जॉब और यहाँ पे कंपनीज की, आई गेस जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिफरेंट है। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें।
बेसिकली प्रोबेशन पीरियड कुछ कंपनीज 3 मंथ्स का देती हैं, कुछ कंपनी 6 मंथ का देती हैं, कुछ कंपनीज 4 मंथ का, हर कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती है। ओके। और बेसिकली यहाँ पे बहुत प्रोफेशनली वर्क किया जाता है जर्मनी में। बेसिकली पाकिस्तान में हम लोग बड़ा लाइट वर्क करते हैं, बस सही है। जॉब ऑफिस जाते हैं, एम्प्लॉयर से बातें करने लग जाते हैं या जो भी करते हैं। यहाँ का लोग हर मिनट जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 8 हावर्स हैं, आपने पूरे 8 हावर्स जॉब करनी है। सही है। एक एक मिनट अगर आपने बात करनी है, आप जॉब से टाइम आउट करें, बात करें, फिर टाइम इन करके काम करें। अच्छा। और जिसमें आपको कुछ कंपनीज, हर कंपनी की बेसिकली अपनी पॉलिसीज होती हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको 1 हावर ब्रेक देती हैं, अगर कुछ कंपनी 30 मिनट्स ब्रेक देती हैं। लेकिन लंच वो अगर ब्रेक या आपकी कॉफी ब्रेक। अगर वो आपकी 8 घंटे की डेली जॉब की टाइमिंग है कि फितराग में कि आपने 8 हावर जॉब करनी है, जो आप 30 मिनट की ब्रेक लेंगे हम्म। 8 8 घंटों में, वो आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। मतलब डेली आपको ब्रेक के साथ 30 मिनट ब्रेक के साथ आपको 8 घंटे 30 मिनट लगाने पड़ते हैं जॉब पे। जी जी, ये ऑफिस एकेडमिक्स में हमें एकेडमिक्स वाले लोग जो हम पीएचडी वाले थोड़े से रिलैक्स होते हैं इस मामले में। लेकिन मैंने यही देखा है कि आपके 8 घंटे के अलावा जो नॉर्मली 9 घंटे जॉब होती है, और वो जो बीच में 1 घंटा है वो आपकी कॉफी और लंच ब्रेक के लिए होता है, बिल्कुल। तो जी इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है, ये प्रोफेशनल वे में होता है। अगर आप अपनी स्किल की बेस पे जो आपको टास्क मिल रहे हैं प्रॉपर टाइम पे करते हैं और प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इजीली आपको बहुत बहुत इनकरेज किया जाता है और बहुत आपको इनकरेज करते हैं, बहुत अप्रिशिएट किया जाता है जब आप प्रोफेशनली वर्क करते हैं, अपनी हर टास्क, अपना हर जॉब प्रॉपरली वे में कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं और इजीली आपको फिर नेक्स्ट परमानेंट, कुछ कंपनीज होती है जो परमानेंट भी आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं प्रोबेशन के बाद, या कुछ कंपनी होती है जो मेन फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, उसमें वो लिख हम्म। देती हैं कि फर्स्ट 6 मंथ प्रोबेशन होते हैं, ऑटोमेटिक 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली आप परमानेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, बस मैं आखिरी आखिरी कुछ सवाल आपसे पूछूंगा कि अगर जो बंदा आना चाह रहा है, मुझे तो ये यकीन है कि वो 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने में इतनी सेविंग कर लेगा कि वो जो पैसे लगा के आया था जॉब वीजा सीकर के लिए वो खत्म हो जाएंगे या उसको वापस मिल जाएंगे। आई एम प्रीटी श्योर। और इसके अलावा ये बात बता दें कि क्या चांसेस होते हैं कि हर साल आपकी सैलरी कितनी बढ़ती है, कि आप उसी रेंज पे रहते हैं या सैलरी बढ़ती है? बेसिकली यहाँ पे हर कंपनी की अपनी पॉलिसी, जैसे मैंने पहले भी कहा है, सैलरी इंक्रीमेंट की। लेकिन ये कि हाँ, आप जब आप स्किल बेस पे करते हैं, आपकी प्रमोशन होती है, प्रमोशन बेस में आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि आप जब प्रमोशन के बाद आप जो जिस पोजीशन पे जा रहे हैं उस पोजीशन की इक्वल आपको सैलरी मिलती है। और जर्मनी में बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, तो आफ्टर 2 इयर्स जब आप प्रमोशन अगर हो जाती है तो बेस्ट पे होता है, आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है। नहीं तो आफ्टर 2 इयर्स वो आप अपने एम्प्लॉयर से खुद बात कर सकते हैं कि नाउ इट्स टाइम टू इंक्रीज माई सैलरी और गिव मी इंक्रीमेंट। तो वो आपको, जब आपकी जो प्रीवियस होगा वर्क एक्सपीरियंस आपका देखेगा, आपको वर्क एटीट्यूड देखेगा, आपको प्रॉपर टास्क चेक करेगा कि प्रॉपर आपका कैसा एटीट्यूड रहा टुवर्ड्स द हम्म। वर्क। तो उस बेस पे वो लाजमी अप्रिशिएट भी करते हैं और इंक्रीमेंट भी करते हैं वो, क्योंकि जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं, वो अच्छे एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज को जाने नहीं देते। सही है। नहीं तो आपके पास ऑप्शन भी होता है कि यू वांट टू स्विच, तो फिर भी आप कंपनी से बात करेंगे। जी और इसके अलावा मेरे हाल बिल्कुल। में सिर्फ सिर्फ जॉब में आपका आपके अपने स्किल्स ही नहीं, बल्कि आप कैसे कंपनी में इंटीग्रेट होते हैं, ये चीज भी बड़ा मैटर करती है। तो आई बिहेवियर, गेस आपका ये बिहेवियर बिहेवियर बिल्कुल। आपका बिहेवियर टुवर्ड्स द अदर एम्प्लॉयज, टुवर्ड्स द टीम, टुवर्ड्स द वर्क। बेसिकली दीज आर थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड उसके बाद आपका जो आप बात कर रहे हैं, अगर आपके फर्स्ट 2 मंथ में आपको जॉब मिल जाती है तो आपकी सैलरी हर मंथ आना स्टार्ट हो जाती है। तो जो आपने ब्लॉक अमाउंट करवाई होती है बेसिकली, वो तो आपकी खुद ही सेव हो जाती है ऑटोमेटिकली। और जो आपको फर्स्ट सैलरीज मिलती है, फर्स्ट 2 सैलरीज मिलती हैं, तो उसमें आपको कुछ ऐसी सैलरीज होती है जो फर्स्ट सैलरीज में जो 2 मंथ की ब्लॉक अकाउंट आपने निकाली होती है वो पूरी हो जाती है। नहीं तो फर्स्ट मंथ की 2 मंथ की सैलरी में वो आपकी ब्लॉक अमाउंट पूरी हो जाती है जो आपने फर्स्ट 2 मंथ जॉब सर्चिंग में निकाली होती है। ऐसे ही है। जबरदस्त। बेसिकली मैं यहाँ पे ये करना चाहूंगा एक बात इंक्लूड, कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट टाइम का मतलब होता है ऑन टाइम। तो अगर जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो आपको टाइम दिया जाता है, तो मेरा यही एक्सपीरियंस है कि आप हमेशा 10 से 5 मिनट पहले उस जगह पे पहुंच के बाहर वेट कर लें, अंदर वेटिंग एरिया में वेट कर लें। ये बहुत आप जरूरी बात है आपने बताई, मेरे जो भी अचानक बहुत जहन में आ गई थी
कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट का मतलब है फिक्स टाइम, यू कैन बी 5 मिनट्स अर्लियर बट नॉट लेटर। तो जी बिल्कुल मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। ये पंक्चुअलिटी को ये लोग इतना अहमियत देते हैं कि जो हम नहीं देते, क्योंकि इनके बिल्कुल बेसिकली बेसिकली यहाँ पे टाइम की वैल्यू है इनके लिए भी, और हमारे लिए भी ये सोचना चाहिए कि हम किसी का वक्त वैसे ना ज़ाया करें। अगर पाँच बजे किसी को बुलाया है तो 5 बजे ही आए, या जो भी टाइम दिया गया। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। आई होप के हमारे व्यूअर्स इसको देख के जो है इस चीज़ को जहन में रखेंगे जब वो जर्मनी आएंगे। हमें भी, हम जब हम आए तो हमें ड्यूरिंग लैंग्वेज कोर्स हमारी इंटीग्रेशन भी की गई बेसिकली साथ साथ। तो हमें बताती थी हमारी टीचर्स के कि आपके यहाँ किस तरह है। तो जब हम ये बताते थे कि हमारे यहाँ इस तरह है, तो नहीं, वो कहते थे यहाँ पे कल्चर इस तरह है। तो हमें उन्होंने गाइड बिल्कुल किया कि आप अपने आपके किस तरह से इस कल्चर में इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो ये बातें जिनका आपको ख्याल रखना है। तो उनमें एक मेन चीज़ ये थी कि अपॉइंटमेंट, और दूसरी चीज़ कि यस इज यस एंड नो इज नो। या ये चीज़। डेफिनेटली। एंड अनदर थिंग ये है कि जब आप जॉब सर्चिंग पे यहाँ पे आते हैं तो अब तो इन्होंने 10 आवर्स पर वीक और जॉब करने का भी दे दिए। तो आप अगर और जॉब भी कर सकते हैं जॉब सीकर वीज़ा पे 10 आवर्स पर वीक, तो आप उस तरह भी कुछ अपनी अमाउंट सेव कर सकते हैं। अच्छा, और अच्छा। मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप आएँ तो होटल में, तो आप फर्स्ट आते हैं आप होटल में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर फर्स्ट वीक के अंदर ही आपको कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी या कोई ऐसा मिल जाता है जिसके साथ आप फ्लैट शेयर कर सकें या घर कोई रहने का बंदोबस्त हो सके आप, तो आप बेशक एज सुन एज पॉसिबल उधर चले जाएं। बाकी बंदे के अपने तक होता है वो यहाँ पे कितना खर्चा करता है, किस तरह वे ऑफ लाइफ लिविंग लाइफ यहाँ पे रहता है। तो इस तरह वो अपनी अमाउंट सेव भी कर सकते हैं, अपने ब्लॉक अमाउंट की भी, जब तक जॉब नहीं मिलती। और दूसरा ये कि अब तो 10 आवर्स का उन्होंने जैसे मैं रीड कर रहा था उन्होंने दे दिया है हमें। आप पर ये वीक तो जॉब बहुत सीकर वीजे पे भी 10 आवर्स पर वीक आप जॉब कर सकते हो और ये तो जॉब। बहुत अच्छी तो बात टेन आपने वीक्स हसन का भी बताई कि मतलब है कि इसका यही मतलब है कि आप तकरीबन महीने के 600 यूरो कमा 150। सकते हैं। जी और जी यानी आप अपना खर्चा यहाँ रहते हुए अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं और साथ जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बेसिकली बात दूसरा ये आपने हो जाता है कि आपका जो डिफरेंट इंटरव्यूज सिटीज के लिए आपको अगर उनका ऑन साइट इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ता है, तो वो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आपकी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन सही है। डिफरेंट वेज भी हैं यहाँ पे कि चीप ट्रांसपोर्ट किस तरह लेके जानी है और एक्सपेंसिव किस तरह जानी है, हर चीज़ के यहाँ पे हैं, एक्सपेंसिव भी हैं, चीप्स भी हैं, डिफरेंट वेज हैं। और बाज कंपनीज मेरे ख्याल में पे भी करती हैं आपको, ट्रैवलिंग कॉस्ट टिकट भी देती हैं जब आप इंटरव्यू के जी लिए जाते हैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल, कंपनीज आपको प्रॉपर पे भी करती हैं ट्रैवल एक्सपेंसिव। अगर कंपनी खुद चाहती है कि आप ऑन साइट आएँ और वो आपकी लोकेशन से दूर हो, तो कंपनी आपको पे करती है आपके ट्रैवल एक्सपेंसिव, थैंक यू। है आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए भी अगर जा रहे हैं। बहुत अच्छा और हसन, दूसरा ये कि जबरदस्त। आप और जी कुछ जी शेयर पॉइंट करें मैं प्लीज। और इंक्लूड करना चाहूँगा कि जब आप जॉब रिलेटेड से, कि जब आप इधर आते हो तो आप एज सुन एज पॉसिबल अपने लिंक्डइन, अपने जॉब पोर्टल, जहाँ भी सीवी में कवर लेटर में अपने एड्रेस जर्मनी के डाल दें। तो बेसिकली जब आप लिंक्डइन में जर्मनी के एड्रेस डालते हैं, वहाँ जॉब जो हमने लास्ट टाइम बताया था, वहाँ जॉब के सेक्शन में जाके आप अलर्ट्स लगा देते हैं। तो बेसिकली अगर आप कुछ, जब आप खुद भी अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं वो खुद भी आपको अप्रोच करती हैं जब आपका जर्मनी का एड्रेस होगा। तो बेस्ट वे यही है कि, और दूसरा ये है कि मैं कहना चाहूँगा कि दिन में 25 रिजेक्शन आती हैं, 20 आती हैं, 30 आती हैं, 40 आती हैं, नो डाउट घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन आती है। मैक्सिमम रिजेक्शन मुझे भी लैंग्वेज बेस पे आई थी। तो बंदा जर्मनी आए, साथ जर्मनी की जॉब के लिए अप्लाई करे, साथ यूट्यूब से या कहीं यूट्यूब से आप बेसिक लैंग्वेज भी सीखो, वो बहुत बेनिफिट मिलता है। और जब आप बेसिक आपको कम से कम आनी चाहिए। और दूसरा ये कि जितनी भी रिजेक्शन आती हैं आपने घबराना नहीं है, आपने अप्लाई करने इनकरेज होना है, उसी रिजेक्शन से सीखना है, उसी रिजेक्शन से अपनी इंप्रूवमेंट करनी है। इंटरव्यूज में रिजेक्ट होते हैं, आप फर्स्ट इंटरव्यू दोगे रिजेक्ट हो गया, आपको पता होगा क्या गलती थी, नेक्स्ट इंटरव्यू में वो गलती नहीं होगी। इंटरव्यूज भी बहुत होते हैं, रिजेक्शन भी बहुत आती हैं, लास्ट स्टेप पे इंटरव्यू में बंदा रिजेक्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने घबराना नहीं। बाकी ये क्या, आप, मेरा यही मानना है कि आप मेहनत करोगे तो मेहनत का फल आपको लाजमी मिलेगा, जो मेरा मानना है। इंशाल्लाह। जर्मनी ऐसा कंट्री है जो आपको मेहनत, जितनी मेहनत करोगे उतना अप्रिशिएट करेगा और आपको कभी भी ऐसे डाउन नहीं करेगा। मेरे ख्याल में तो अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप यहाँ पे अपने आप को शो कर सकते हैं और आगे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा। बिल्कुल तो थैंक यू हसन, जबरदस्त रहा। वेलकम और जी। होपफुली कि हमारे व्यूवर्स इससे देख के अपने जो जॉब सीकर वीजा के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं उससे काफी कुछ उनको
सीखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पे जब वो यहाँ आएंगे तो वो जो आपने स्टेप्स बताए, आई गेस अगर वो इनको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह उन्हें जॉब भी मिलेगी और वो यहाँ खुश भी होंगे, जैसे आई कैन सी कि आप बड़े खुश हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो थैंक यू सो मच हसन, हम फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आलम।